नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित झा। जीत को लेकर चुनावी घमासान तेज होता जा रहा है। हर चरण के मतदान के बाद एक एक सीट की अहमियत पहले से ज्यादा बढ़ती जा रही है। अलग अलग राज्यों और अलग अलग सीटों का अपना चुनावी गणित है और उसके हिसाब से सभी पार्टियों की अपनी रणनीति भी है। लोकसभा में सीटों के हिसाब से सबसे ज्यादा अहम यूपी और बिहार की सियासी बुनियाद जातीय आधारित है। इन राज्यों की तमाम रीजनल पार्टियों का अपना जातीय समीकरण है और यही उनकी जीत के दावों को भी यकीनी बनाते हैं। यूपी के अलग अलग हिस्सों का क्या है जातीय समीकरण और किस तरह से बीजेपी इस समीकरण को ध्वस्त करने में सफल रही है, इसी आधार पर बीजेपी ने इस बार यूपी की 100% जीत का लक्ष्य रखी है। 100% जीत के लक्ष्य को किस तरह से बीजेपी साधने की कोशिश कर रही है, इसी पर पेश है हमारी ये खास पेशकश, सीटों का अनुमान, जातीय समीकरण। चुनाव में जातियों का बोलबाला। उत्तर से लेकर दक्षिण तक पाला। जातीय समीकरण का आसरा अहम चेहरों से बढ़ा भरोसा। जातीय समीकरण में कौन हावी? कहां पर कौन कितना प्रभावी? हर सीट का अलग हिसाब। उम्मीदवारों का कितना प्रभाव? कांग्रेस लगी हुई है कि ओबीसी कोटे को कम करके धर्म के आधार पर उसमें से डाका डाल के मुसलमानों को आरक्षण दे दिया जाए। दलितों के आरक्षण में से डाका डालो, आदिवासियों के आरक्षण में से डाका डालो और कांग्रेस की साजिश में आरजेडी भी कंधे से कंधा मिलाकर चल रही है। जब तक मोदी जिंदा है, एससी, एसटी, ओबीसी के आरक्षण पर कभी भी मैं खिलवाड़ नहीं करने दूंगा। चुनाव में अलग अलग जातियों के असर को देखते हुए भी विपक्षी दलों ने जातीय जनगणना के मुद्दे को उछाला था, मगर बीजेपी ने इसी बीच नए सोशल इंजीनियरिंग, गरीब, किसान, महिला और युवा को सामने रखकर विपक्ष की उम्मीदों पर पानी फेरने की कोशिश की और इसका बेहतर रिजल्ट 23 में हुए विधानसभा चुनाव में बीजेपी को मिला। 24 के चुनाव में बीजेपी न सिर्फ अपने सोशल इंजीनियरिंग पर बल्कि जमीनी सतह के जातीय समीकरणों का भी पूरा ध्यान रखकर आगे बढ़ रही है। यूपी की सियासत में जातीय समीकरण को किसी भी सूरत में नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। इसके बावजूद कि पिछले चुनाव में बीजेपी इस गणित को पूरी तरह से पलट चुकी है। अलग अलग जातियों के समूह का समर्थन बीजेपी को मिल रहा है। चुनाव में जातीय समीकरण। चुनाव में जातीय समीकरण को तोड़ने की बीजेपी ने कोशिश की है, मगर उत्तर भारतीय राज्यों यूपी और बिहार में जातिवाद सबसे ऊपर है। अलग अलग जातीय समूहों के आधार पर गठित पार्टियां इसी आधार पर अपनी जीत का उम्मीद कर रही हैं और इसको लेकर चुनावी घमासान तेज हो गया है। बीजेपी की सोशल इंजीनियरिंग का नया फॉर्मूला यूपी और बिहार जैसे राज्यों में असरदार साबित होगा, इसको लेकर अभी कुछ साफ नहीं हो पाया है। इन राज्यों में आरजेडी और समाजवादी पार्टी की जातीय राजनीति से बीजेपी की परेशानी बढ़ी हुई है, लेकिन अब इन राज्यों में बीजेपी ने अपने सोशल इंजीनियरिंग से अलग विपक्षी दलों पर हमले तेज करके अपनी जीत को सुनिश्चित करने में जुटी है। एनडीए ने अपने अभियान में ऐसे नेता को मुद्दा बनाया है जो 10 साल से चुनाव मैदान में नहीं है।
लालू यादव पिछली बार चारा घोटाले में जेल में थे और इस बार स्वास्थ्य कारणों से एक्टिव नहीं है। हालांकि बिहार में आरजेडी का ग्राफ लगातार गिर रहा है, लेकिन बिहार में आरजेडी की ताकत को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। इसी तरह से यूपी में समाजवादी पार्टी का अपना जातीय आधार है और बीजेपी इसमें बड़ी उलटफेर कर चुकी है। यूपी में बीजेपी ने अपनी सियासी जमीन को बेहद ही मजबूत किया है। सोचिए, ये एससी, एसटी, ओबीसी का आरक्षण छीनकर को मुस्लिमों को देना चाहते हैं। आप मुझे बताइए, धर्म के आधार पर ओबीसी, एससी, एसटी आरक्षण अगर कटेगा तो यादव, कुर्मी, इन समाज का हक भी बचेगा क्या? सब कुछ खत्म हो जाएगा। पासवान, मुसहर, रविदास, दानुक समाज के हक पर ये डाका डालने में उसकी फिराक में है। और यूपी में अलग अलग जातियों का चुनाव में अपना असर है। यहाँ के पश्चिमी यूपी, पूर्वांचल, अवध और बुंदेलखंड की सीटों का अपना अलग जातीय समीकरण है और इसे साधना हर पार्टी की प्राथमिकता होती है। इसे साधकर ही रीजनल पार्टियां खड़ी हुई हैं और अब आहिस्ता आहिस्ता रीजनल पार्टियों का जनाधार खिसक रहा है। बीजेपी यूपी में एक नया नैरेटिव सेट कर चुकी है और इस बात को प्रचारित किया गया है कि योगी राज में यूपी में कानून व्यवस्था मजबूत हुई है और अपराधियों के मन में डर पैदा हुआ है। जाति का बोलबाला होने के बावजूद यूपी का सियासी मिजाज को बदलने के लिहाज से बीजेपी के इस नैरेटिव का अपना असर है और ये लोगों को जाति से बाहर निकालकर वोट डालने के लिए प्रेरित करने में अहम साबित होने वाला है। यूपी में निर्णायक जातियां। सीटों के हिसाब से यूपी सबसे अहम राज्य है। लोकसभा की 80 सीटों पर जीत को लेकर घमासान जारी है और इसकी सियासी राजनीति अलग अलग हिस्सों की अलग अलग है। पश्चिमी यूपी, पूर्वांचल, अवध और बुंदेलखंड के हिस्सों में बटे यूपी के इन हिस्सों के अपने अपने समीकरण हैं और अपनी राजनीति भी चलती है। पिछले चुनावी नतीजों में बीजेपी ने जातीय समीकरण को बदलने में सफल रही है, लेकिन यहाँ का सियासी मिजाज जाति के अलावा विकास के मुद्दे पर भी बदलता रहता है। हालांकि विकास के नाम पर वोट भी तभी मिलता है जब यहाँ की जातियों को सही तरीके से साधा जाए। बात चाहे ओबीसी की हो या फिर मुसलमानों की या सवर्ण जाति समूहों की हो, ये सभी यूपी की राजनीति में अहम साबित होते हैं। हालांकि बीजेपी ने जाति आधारित दलों की राजनीति को प्रभावित करने की कोशिश की है और पिछले चुनावों के जातीय आंकड़ों से भी रीजनल पार्टियों को झटका मिला है। लेकिन नतीजों में अब भी जातीय समीकरण की निर्णायक भूमिका अपनी जगह बरकरार है। साथियों, मैं पिछले 12 दिनों से कांग्रेस को और उनके चट्टों-बट्टों को आरक्षण के मुद्दे पर चुनौती दे रहा हूं। मैंने उनसे कहा है, मैंने लिखित में मांगा है कि इंडी गठबंधन धर्म के आधार पर एससी, एसटी, ओबीसी का आरक्षण छीन करके मुसलमानों को नहीं देंगे। धर्म के आधार पर आरक्षण के लिए संविधान के साथ खिलवाड़ नहीं करेंगे, लेकिन इनके पेट में पाप है। 12 दिन से मैं मांग कर रहा हूं, ये चुप बैठे हैं। बीजेपी का अब की बार 400 पार का लक्ष्य है और उसमें यूपी सर्वप्रथम है, जहां पर लोकसभा की सबसे ज्यादा सीटें हैं। बीजेपी अपने जीत के लक्ष्य को हासिल करने में यूपी की सभी 80 सीटों को शामिल कर रखी है और वो इसलिए भी कि यहां के सशक्त जातीय समीकरण के बावजूद बीजेपी को हर वर्ग और समूहों का समर्थन मिल रहा है। यूपी बीजेपी के लिए कितना अहम है, इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि पीएम मोदी ने अपने चुनावी प्रचार अभियान का आगाज यूपी से ही किया था। यूपी में डबल इंजन की सरकार और पीएम मोदी की सोशल इंजीनियरिंग के जरिए विपक्षी दलों के जातीय समीकरण के दावों को कमजोर करने की रणनीति अपनाई गई है। यूपी का राजनीतिक इतिहास भी इस बात का गवाह है कि यहां सियासी मिजाज न सिर्फ
जातीय आधार पर बल्कि विकास के मुद्दों से भी बदलता है। पश्चिमी यूपी का हिसाब। पश्चिमी यूपी की सियासत जाट, मुसलमान और दलित समाज के जाटो समुदाय के इर्द गिर्द घूमती नजर आती है। सबसे बड़ी बात यह है कि यहां पर इन जातियों का दबदबा यूपी के तमाम हिस्सों से ज्यादा है। यूपी में मुसलमानों के वोट बैंक का भी जबरदस्त असर है और वो इस लिहाज से कि यहां पर उनके मतदाताओं की संख्या करीब 20% है। लेकिन जब बात पश्चिमी यूपी की आती है तो यहां पर यह आंकड़ा इससे कहीं ज्यादा है और ये करीब 32% तक पहुंच जाता है। इसी तरह से राज्य में जाट समाज 4% के करीब है, लेकिन पश्चिमी यूपी में इनकी संख्या 17% के करीब है। इसके अलावा दलित वर्ग 12% के करीब है और पश्चिमी यूपी में ये 26% के करीब हैं। जाटो समुदाय यहाँ पर सबसे असरदार हैं और उनकी संख्या 80% के करीब है। पूर्वांचल की सियासत। यूपी के पूर्वांचल की सियासत इस लिहाज से बेहद अहम है कि यहां पर लोकसभा की 26 सीटें हैं, इसलिए ये इलाका सबसे अहम माना जाता है। यूपी की पूरी आबादी में पूर्वांचल की आबादी 32% है। देश को 5 प्रधानमंत्री देने वाला यूपी का पूर्वांचल इलाका ही है। यहाँ पर सबसे निर्णायक भूमिका में किसान होते हैं। जातीय आधार पर अगर गौर करें तो इस क्षेत्र में राजभर, निषाद और चौहान जाति का बोलबाला रहता है। पूर्वांचल में वाराणसी, जौनपुर, भदोही, मिर्जापुर और गोरखपुर के साथ ही आजमगढ़ जैसे अहम लोकसभा क्षेत्र शामिल हैं और इसीलिए यहाँ की सियासी सरगर्मी दूसरे हिस्सों से अलग नजर आती है। इन हिस्सों के चुनावी नतीजों पर सबकी नजर भी टिकी रहती है। अवध का सियासी हाल। पूर्वांचल के बाद यूपी के सबसे बड़े क्षेत्र में अवध शुमार है। मिनी यूपी के नाम से मशहूर अवध का सियासी हाल भी जातीय समीकरण पर ही आधारित है। सियासी लिहाज से इस इलाके की सबसे खास बात यह मानी जाती है कि अगर कोई पार्टी इस इलाके में जीतती है तो इसका मतलब यह होता है कि पूर्वांचल में भी उसका असर दिखता है। यानी अवध को फतह करने वाली पार्टियों की पूर्वांचल में भी दबदबा होने की उम्मीद की जाती है। इस क्षेत्र में ब्राह्मणों की आबादी 12% के करीब है। इसके अलावा ठाकुर 7% और बनिया 5% के करीब है। वोट प्रतिशत के लिहाज से ओबीसी की ताकत 43% के करीब है और इसमें से यादव 7% हैं। कुर्मी भी यहाँ पर प्रभावी हैं और उनकी तादाद करीब 7% है। जो भी देश में प्रगति हुई है, जो भी गरीबों को मिला है, चाहे वो मनरेगा हो, जमीन अधिग्रहण बिल हो, सफेद क्रांति हो, जमीन का हक हो, सब गायब हो जाएगा। बीजेपी चाहती है कि ये किताब फेंक दी जाए और देश को 20-25 अरबपति चलाएं। हिंदुस्तान में पब्लिक सेक्टर बना, गरीबों को आरक्षण मिला, सेना में आपकी भर्ती होती है, पेंशन मिलती है, सारे के सारे अधिकार इस किताब से मिलते हैं। यूपी को बीजेपी सेफ जोन मानकर चल रही है। इसके बावजूद ऐसी कोई गुंजाइश नहीं छोड़ रही जिससे किसी भी तरह से पार्टी को एक भी सीट का नुकसान न होने पाए। पीएम मोदी के सोशल इंजीनियरिंग और यूपी के सशक्त कानून व्यवस्था का नैरेटिव सेट करने के बावजूद बीजेपी ने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान करने में यूपी के जातीय समीकरणों का पूरा ख्याल रखा है। एक एक सीट के लिए उम्मीदवारों के चयन में उन तमाम पहलुओं पर गौर किया गया जो जीत को यकीनी बनाने में मददगार साबित हो सकता है। सीटों के हिसाब से यूपी सबसे महत्वपूर्ण राज्य यूं ही नहीं है, यूपी के मतदाताओं के पास ही दिल्ली की सत्ता की चाबी है। बुंदेलखंड में कौन निर्णायक? अवध के बाद
यूपी का बुंदेलखंड क्षेत्र भी सियासत की लिहाज से अहम है। 5 लोकसभा सीटों वाले बुंदेलखंड में ओबीसी और दलित वोटर निर्णायक माने जाते हैं। इस क्षेत्र में जनरल कैटेगरी के 22% वोट हैं। जनरल कैटेगरी में ब्राह्मण और ठाकुर को शामिल किया जा सकता है। वैश्य समाज की भी यहाँ पर अच्छी खासी तादाद है। कुर्मी, निषाद, कुशवाहा भी बुंदेलखंड में सियासी तौर पर बेहद ही एक्टिव हैं और इनकी कुल आबादी करीब 43% है। दलित वोटरों की आबादी करीब 22% है। यहाँ के अलग अलग हिस्सों का अलग अलग जातीय समीकरण है, लेकिन इन सब के अलावा यहाँ की दर्जनों सीटों पर मुसलमान निर्णायक माने जाते हैं। मुस्लिम समाज का वोट किस तरफ जाएगा, यूपी की जब भी बात की जाती है तो इस सवाल का आना लाजमी है। यूपी मुस्लिम जनसंख्या के लिहाज से चौथा सबसे बड़ा राज्य है। यहाँ पर 20% के करीब मुस्लिम आबादी है। समाजवादी पार्टी, बीएसपी और कांग्रेस के बीच इस वोट बैंक का वोट रहता है। बीते कुछ समय में बीजेपी ने भी मुस्लिमों के एक वर्ग को अपने पाले में करने की कोशिश की है। लोकसभा के लिहाज से बात करें तो 80 में से 36 सीटें ऐसी हैं जहां मुस्लिम आबादी 20% के करीब है। इसी तरह 6 सीटें ऐसी हैं जहां ये 50% से भी ज्यादा बैठते हैं। सब लोग जान गए हैं कि बीजेपी की हर बात झूठी निकली। इन बीजेपी वालों का हर वादा झूठा निकला। ये वही भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं जो 10 साल बाद फिर वोट मांगने आए हैं, जिन्होंने कभी कहा था कि हम किसान की आय दोगुनी कर देंगे, किसान की पैदावार की कीमत देंगे और उन्हें खुशहाल बनाने का काम करेंगे। हमारे किसान भाई हैं और सब गांव से लोग आए हैं। अभी फसल तैयार हुई है। यहां जितने भी खड़े लोग हैं, कोई हमें बता दे, यहां पर किसान भाई और किसान के परिवार के लोग, क्या किसी को गेहूं की कीमत की आय दोगुनी मिल गई? यही बीजेपी के लोगों ने वादा किया था। यूपी में टारगेट 80। बीजेपी यूपी की 75 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। बीजेपी ने 5 सीटें अपने सहयोगियों के लिए छोड़ दी हैं। पार्टी ने अपने सभी उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। इस बार चुनाव में बीजेपी ने जनरल कैटेगरी के 34, ओबीसी के 26, एससी के 16 लोगों को अपना उम्मीदवार बनाया है। टिकट बंटवारे में बीजेपी ने जातियों में संतुलन बनाने की कोशिश की है। 7 महिलाएं बीजेपी के टिकट पर चुनाव मैदान में हैं। जनरल और ओबीसी वर्ग के उम्मीदवारों की संख्या ज्यादा है। बीजेपी ने 13 ब्राह्मणों, 13 राजपूतों, 2 वैश्य और 1 भूमिहार, पंजाबी और पारसी को टिकट दिया है। इसी तरह से ओबीसी जातियों में बीजेपी ने सबसे ज्यादा 6 टिकट कुर्मी, 4 लोध, 3 जाट, 3 निषाद को तो 2 गुर्जरों को टिकट बीजेपी ने दिया है। बीजेपी ने यूपी की 100% सीटों पर जीत का लक्ष्य रखा है। ऐसे में बीजेपी के नए सोशल इंजीनियरिंग के अलावा यूपी के जातीय समीकरणों का भी पूरा ध्यान रखा गया है। उम्मीदवारों का नाम तय करने में तमाम पार्टियों का फोकस रहा है, इसीलिए मुकाबला बेहद ही दिलचस्प है। अब यूपी की जातीय समीकरण में बीजेपी की सोशल इंजीनियरिंग के साथ ही पहले से स्थापित समीकरण का असर भी रहेगा। बीजेपी यूपी में 100% जीत का लक्ष्य रखी है और 1 सीट के साथ ही 1 वोट का अनुमान पहले से लगाया गया है। पीएम मोदी की सरकार ने राजनीति की ऐसी परिभाषा गढ़ी है जिसमें सभी पुराने समीकरण ध्वस्त होते जा रहे हैं। जातीय आधारित दलों के लिए महज इस आधार पर चुनाव जीतना मुश्किल हो गया है। एक के बाद एक चुनाव में रीजनल पार्टियों का लगातार जनाधार खिसकता जा रहा है और जातीय आधारित राजनीति दम तोड़ती नजर आ रही है। यूपी और बिहार में पिछले चुनाव में जिस तरह से रीजनल पार्टियों की सीटें और वोट प्रतिशत दोनों सिमट रहे हैं, वो इसकी पुष्टि है। और इस बार चुनाव में बीजेपी जिस तरह से तमाम पहलुओं पर गौर करते आगे बढ़ रही है और यूपी में जिस तरह से सियासी माहौल है, उसे देखते हुए बीजेपी का हौसला स्वाभाविक तौर पर बुलंद है। सीटों का अनुमान
जातीय समीकरण के हमारे इस खास पेशकश में इतना ही।